ओके, तो ये हमने जो पूरा ट्रेडिशनल फेज ऑफ जो पॉलिटिकल थ्योरी का हमने देखा, ये लगभग प्रारंभ से लेके, जिसको हम लोगों ने कहा कि लगभग 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब से प्लेटो का समय है, तब से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक का जो समय है, इसको हमने एक ट्रेडिशनल फेज के रूप में देखा। उसके बाद जब हम सेकंड फेज में एंटर करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, उसको हम लोग बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान का जो व्यवहारवादी उपागम या जो व्यवहारवादी स्वरूप उभर कर सामने आया 20वीं शताब्दी के, वो उसका हम सेकंड फेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इस सेकंड फेज की करेंगे, जिसको हम साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी या बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी या मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का नाम देते हैं, और जो लगभग हमको 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हमें दिखाई देती है। यहाँ पर ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रखिए कि जब हम लोग बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, आप लोग भी इसको पढ़ते चले आए होंगे अब तक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, कि ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि वन वेरी फाइन डे ट्रेडिशनल फेज खत्म हो गया और मॉडर्न फेज शुरू हो गया या बिहेवियरल फेज शुरू हो गया। ऐसा हम इसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अलग अलग बांट के नहीं देख सकते हैं। ये एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर ये प्रक्रिया चली। चंद्रभान जी बैठ जाइए, लेट के मत पढ़िए, है ना, थोड़ा अटेंटिव रहिए क्लास में। मैं भी लेट के क्लास पढ़ा सकता हूँ, बट आई एम सिटिंग ऑन चेयर। ओके, तो आज हम लोग इस बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे, एंड आई एम नाउ गोइंग टू प्रेजेंट स्क्रीन विद यू। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम ट्रेडिशनल फेज से जब हम मॉडर्न फेज में एंटर किए, या जिसको हम बिहेवियरल फेज में एंटर किए, इसको 20वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ से, आप लोग जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, पूरा जो विश्व था वो प्रथम विश्व युद्ध की चपेट में आ गया था। तो उस समय से लगभग जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, और उसमें किस तरीके की अप्रोचेस डेवलप हुई, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि जब ये जो जैसे आप स्लाइड्स में भी देख पा रहे हैं कि जो 20वीं शताब्दी का समय था, और इनफैक्ट उससे पहले ही 18वीं 19वीं शताब्दी से ये प्रोसेस शुरू हो गया था, और 19वीं शताब्दी में और आगे तेज गति प्राप्त की थी, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसकी चर्चा हम लोग पिछले टर्न पे भी कर रहे थे कि जो औद्योगिक क्रांति आई, इस औद्योगिक क्रांति और साइंटिफिक क्रांति, जिसको हम वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं, इन दोनों ने तभी एकेडमिक डिसिप्लिन पे बहुत अधिक प्रभाव डाला। 19वीं शताब्दी के अंत में या 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अब ये आवाज उठने लगी कि उन्हीं विषयों की उपयोगिता होगी जो व्यवहारिक रूप से सार्थक होंगे। विज्ञान हम जानते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के विषय थे, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक विषय थे, इन्होंने बहुत अधिक प्रगति की, और मानव समाज के लिए ये दोनों बहुत अधिक उपयोगी हुए। आप जानते हैं कि पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन पर बेस्ड था। बहुत सारी मेडिकल इन्वेंशंस हुए, चिकित्सा क्षेत्र ने बहुत प्रगति की। तो ये जो बेसिक साइंसेस थे, इनसे जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स थे, इनसे हटकर अब ये भी देखा जाने लगा कि सोशल साइंसेस के जो विषय हैं, जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। और अब एकेडमिक्स 20वीं शताब्दी में, या जो सामाजिक विज्ञान के विषय थे, उनको केवल एक लग्जरी के लिए पढ़ना आवश्यक नहीं था कि क्या विचारधाराएं हैं, क्या विचार हैं, कैसे एक अच्छा राज्य चले, बल्कि अब ये देखा जाने लगा कि इन विषयों की प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है,
क्या बदलते हुए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण में क्या ये विषय कोई नवीन दिशा प्रदान कर सकते हैं? क्या ये विषय कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्न उठकर खड़े हुए। तो इसका पूरा-पूरा इम्पैक्ट इस जो इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का था, इसका सोशल साइंसेज या सामाजिक विज्ञान के ऊपर पड़ा और ये देखा जाने लगा कि कौन-सा विषय हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो ये एक तरह से सारे विषयों के सामने, सारे सोशल साइंसेस के सामने ये एक तरीके का चैलेंज आने लगा। जब ये चैलेंज आया तो आप जानते हैं कि बहुत सारे विषय ऐसे थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से आगे की छलांग ली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स हम हमारे विषय पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा अधिक वैज्ञानिक हमसे पहले हो गया। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्शन टेक्निक्स अडॉप्ट कर लिए, ऐसे उन्होंने अपने आप को इकोनोमेट्रिक्स और साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट कर लिए, जिसके माध्यम से वो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस कर सकते थे। वो बजट बनाने की नई-नई टेक्निक्स उन्होंने अडॉप्ट कर ली। हमारी क्या आगे की आर्थिक स्थिति होगी, कैसे हम आर्थिक ढांचे को तैयार करें, इसके बारे में नए-नए उनकी थ्योरीज और उनके नए-नए इन्वेंशंस, रिसर्चेस होने लगे। तो इकोनॉमिक्स हमसे आगे निकल गया। इसी तरीके से साइकोलॉजी में बहुत अधिक आप लोग जानते हैं मनोविज्ञान ने बहुत अधिक साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट किया। बेसिकली साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड्स को स्टडी करता है, ग्रुप बिहेवियर को भी स्टडी करता है। तो ग्रुप बिहेवियर को या ह्यूमन माइंड्स को स्टडी करने के लिए उनके पास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि वो इन चीज़ों को साइंटिफिकली स्टडी कर सकें और क्लिनिकल मेथड्स भी अपना सकें। ऐसे उन्होंने बहुत अधिक साइंटिफिक मेजरमेंट की टेक्निक्स उनके पास बहुत एडवांस्ड हो गई और वो इसमें काफ़ी आगे निकल गए। इसी तरीके से समाजशास्त्र ने भी पॉलिटिकल साइंस से बहुत पहले साइंटिफिक मेथड्स को अपनाया। इनफैक्ट समाजशास्त्र का जो विषय था उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे निकले जिन्होंने पॉलिटिकल फिनोमेना के ऊपर स्टडी करना शुरू किया। जैसे एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, टालकोट पार्सन्स का नाम, आमंड का नाम, मैक्स वेबर का नाम, इमाइल दुर्खीम का नाम। ये लोग वो लोग थे, आर के मार्टिन का नाम। ये लोग वो लोग थे जो प्राइमरीली सोशलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक वातावरण का भी अध्ययन करना प्रारंभ किया वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि राजनीति और समाज एक दूसरे से काफी कुछ मिले जुले हैं। तो ये उसमें हुआ। जब ये चीजें हुई तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे अपने विषय पॉलिटिकल साइंस पे भी पड़ा। उस समय के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका जिक्र मैं अभी आगे करने वाला हूँ, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए इसके अध्ययन के तरीकों में, इसकी विषय वस्तु में, इन दोनों चीजों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का बीड़ा उठाया और पूरा आमूल-चूल परिवर्तन एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर हमको ये 20वीं शताब्दी में दिखाई देता है। ये तो इसकी बैकग्राउंड हुई। दूसरी चीज ये है कि जो आप सेकंड पार्ट में देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस की जो एक डेफिशिएंसी उभर कर सामने आ रही थी। ट्रेडिशनल अप्रोचेस जिनका जिक्र अभी मैंने आपसे किया, जो एक बहुत लंबे समय तक फेज चला, ये जितने पॉलिटिकल थिंकर्स थे, ये ज्यादातर, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वैल्यू बेस्ड थिंकर्स थे। वो एक वैल्यू फ्रेमवर्क में हर चीज देख रहे थे। जबकि जैसा वातावरण अब विश्व में डेवलप हो रहा था, वो बहुत साइंटिफिक वातावरण डेवलप हो रहा था। वहां पे हर चीज को एक एक साइंटिफिज्म के पैरामीटर्स में देखा जाने की कोशिश कर रही थी, किया जाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए अब ये देखा गया कि क्या हम देश की या विश्व की राजनीति को, क्या हम कुछ वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव में स्टडी कर सकते हैं? क्या उसमें वैज्ञानिकता ला सकते हैं? वो वैज्ञानिकता क्या होगी, वो आगे बताया जाएगा। और हम क्या स्टडी करें? क्या केवल स्टेट, जो अब तक हम कर रहे थे कि केवल हम स्टेट को स्टडी कर लें, केवल हम गवर्नमेंट को स्टडी कर लें, केवल हम इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर लें, तो क्या हम पॉलिटिकल साइंस का
समग्र अध्ययन कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल साइंस केवल इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस के अध्ययन का नाम है? ये कुछ प्रश्न थे, मूलभूत प्रश्न थे, जो उठकर सामने इस समय आने लगे थे। तो इसलिए जब ये सब चीजें सामने आई, तो उस समय जो परिवर्तन आया, वो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के रूप में सामने आया। समझ में आया इतना आप लोगों के? इस यहाँ तक कोई प्रश्न आपका किसी तरीके का? सर ये प्रश्न ये है सर कि पॉलिटिकल साइंस के जो जो थे ना साइंटिस्ट, वो क्या कर रहे थे फिर उस हाँ, दौर में? वही, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो पॉलिटिकल साइंस थी, वो इस रेस में पीछे छूट रही थी। जी जी। हमसे पहले इकोनॉमिक्स ने डेवलप कर लिया, हमसे पहले सोशियोलॉजी, अगस्त कॉम्टे का नाम आपने सुना होगा। अगस्त जी कॉम्टे सर। ने ये बात कही थी कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज द मोस्ट डिफिकल्ट साइंस, क्योंकि इसमें हम समाज में लोगों का अध्ययन कर रहे हैं। अगस्त कॉम्टे हम लोगों से, पॉलिटिकल साइंटिस्ट से पहले ये बात कह गया। इमाइल दुर्खीम का नाम उसने, आप लोग जानते हैं कि सुसाइड का कितना साइंटिफिक एनालिसिस उसने पॉलिटिकल साइंस से पहले इमाइल दुर्खीम ने कर। टालकोट पार्सन्स फंक्शनल एनालिसिस, जिसको पॉलिटिकल साइंस में भी बाद में अपनाया गया। तो सोशियोलॉजी ने, इकोनॉमिक्स ने, इन सब साइकोलॉजी ने, लेकिन हम लोग पीछे छूट गए। लेकिन उसको एज ए चैलेंज लिया, और ऐसा नहीं है कि ऐसे पहले से ऐसी आवाजें नहीं उठ रही थी। पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो इस तरीके की बातें 20वीं शताब्दी से पहले भी कर रहे थे, जिनका जिक्र मैं आपसे अभी करने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहां तक क्लियर है? हम लोग आगे चलें? जी सर जी। ओके, लेट मी शेयर। अब आप देखिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस के व्यवहारवादी आंदोलन में अपना योगदान दिया। ज्यादातर हमको जो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर या उसके आसपास के फेज में पॉलिटिकल साइंस ने जो प्रगति की, या जो पॉलिटिकल साइंस में परिवर्तन आए, वो लगभग इसके दौरान हमको नजर आए। थोड़ा सा पहले या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से हम कह सकते हैं। और ये जो मेन इसका जो श्रेय है, वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट को जाता है। इसीलिए इसको कुछ लोगों ने अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रेवोल्यूशन का भी नाम दिया, अमेरिकन बिहेवियरल रिवोल्यूशन का भी नाम दिया, क्योंकि ज्यादातर इसमें एक शिकागो स्कूल, अभी जिक्र आएगा आपका, वो इसमें उभर कर सामने आया, जिसने राजनीति विज्ञान में, देखिए अब उस दिन भी मैं आपको बता रहा था कि दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक ब्रिटिश थिंकिंग कहलाती है, एक ब्रिटिश वे ऑफ अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस है, और एक अमेरिकन अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस है। अमेरिकन अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस is more behavioral and practical and pro-change approach, whereas the British approach to political theory has been a traditional and conservative and theory-based, ideological-based approach. तो ये दोनों का फर्क आप याद रखिए। अब इसमें आप देखेंगे कि इससे पहले भी इसमें जो मेन जिन्होंने, जिनका योगदान बिहेवियरल रिवॉल्यूशन में रहा, उनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। कार्ल मानाहेम, डेविड ईस्टन, कैटलिन लासवेल, कापलान, आमंड एंड पावल, टालकोट पार्सन, रॉबर्ट ए डाहल, आर के मार्टन। इसमें काफी सोशलॉजिस्ट भी हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने काफी कुछ पॉलिटिकल एरेना या पॉलिटिकल फिनोमेना को भी स्टडी किया। लेकिन इनके अलावा ये जो दो तीन नाम मैंने पहले लिखे हैं, ग्राहम वालास, आर्थर बेंटले, चार्ल्स सी मैरियम, ये लोग वो लोग हैं जो 20वीं शताब्दी से पहले भी राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल दे रहे थे, जिन्होंने ये कहा था कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, nature of the study of political science should change. Political science should not limit itself to the study of state, government, and related institutions. Rather than, we should focus on the study of political processes and mainly the study of political behavior of human beings. मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर इन सभी ने विशेष बल दिया। आप देखिए इनके ब्रीफ में, आप देखिए कि इन लोगों ने क्या क्या कहा। जैसे पहला नाम आता है इसमें ग्राहम वालास।
ग्रैहम वेलास ने किताब लिखी जो देखिए उससे पहले 20वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरू में सामने आ गई थी 1908 में, ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स 1908। ग्रैहम वेलास ने यह कहा था कि हमें पॉलिटिकल प्रोसेसेस, राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए, और वो हम तभी सही ढंग से कर सकते हैं किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन जब हम देखें कि उस राज्य में रहने वाले या उस समाज में, राजनीतिक समाज में रहने वाले लोग किसी परिस्थिति में कैसे बिहेव करते हैं। अब देखिए वही देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव in a political situation, not merely by speculating on how they should behave। वो पुरानी वाली बात देखिए, उन्होंने उस पर अटैक किया कि अब तक क्या हो रहा था कि हमारा जो 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 पहले के विचारक थे, चाहे वो आदर्शवादी विचारक थे, चाहे वो व्यक्तिवादी विचारक थे, चाहे वो उदारवादी विचारक थे, चाहे वो साम्यवादी समाजवादी विचारक थे, उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि लोगों को कैसा राजनीतिक व्यवहार रखना चाहिए, इस पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क हमको दिया, उस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में उन्होंने हमें हमें राजनीतिक स्थितियों का आकलन करने का एक मापदंड उन्होंने दिया। लेकिन ग्राहम वालास ने क्या कहा, ऐसा नहीं है, एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमें लोगों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, है ना। ये प्रैक्टिकल बात है, ये आज के समय में भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार या पॉलिटिकल रिस्पांस हमेशा एक सा रहे, बल्कि वो सिचुएशंस के हिसाब से, वो परिस्थितियों के हिसाब से लगातार परिवर्तनशील और बदलता रहता है। ये आप लोग जानते हैं, ये आप आज के समय में भी देख सकते हो सकता है आज कोई व्यक्ति भाजपा का समर्थक हो सकता है वही सेम व्यक्ति कल समाजवादी पार्टी का समर्थक हो जाए। व्यक्ति सेम है, लेकिन उसका पॉलिटिकल बिहेवियर पॉलिटिकल सिचुएशंस के हिसाब से चेंज हो गया। तो ये ग्राहम वालास ने कहा कि हमें इस तरीके के पॉलिटिकल प्रोसेस को एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है उसको हमें स्टडी करने की जरूरत है। ये ग्राहम वालास का कंसेप्ट था। उसके बाद आर्थर बेंटले, आर्थर एफ बेंटले पूरा नाम था इनका, इन्होंने किताब लिखी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में। अब देखिए इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिक्स में ग्रुप अप्रोच देखनी चाहिए, ग्रुप अप्रोच टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम केवल स्टडी करेंगे तो हम रियल पॉलिटिक्स से दूर हट रहे हैं। अगर हमें वास्तविक राजनीति का अध्ययन करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो ग्रुप्स हैं, जैसे उन्होंने प्रेशर ग्रुप्स का नाम दिया, पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया, पब्लिक ओपिनियंस, ये सब देखिए बहुत सारे बहुत मेजर पॉलिटिकल प्रोसेसेस के ग्रुप्स हैं। एक प्रेशर ग्रुप कैसे बिहेव करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे बिहेव करती है इलेक्शंस में, पब्लिक ओपिनियन कैसे, ये सब ग्रुप बिहेवियर है, ये किसी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर नहीं है। तो कैसे वो ग्रुप बिहेवियर को बनाना और कैसे उस ग्रुप बिहेवियर को पॉलिटिकल प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म करना, ये जो प्रक्रिया है इसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन्होंने, इन दोनों लोगों का ये था कि हमें वास्तविक समाज में किस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उसका हमको जानना, अध्ययन करना जरूरी है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अब वो फैक्टर्स इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर रिसर्च स्टूडेंट। हो सकता है कि कुछ आपके लिए, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर दे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, देन इमीडिएटली योर ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, ग्रुप ऑफ रिसर्च स्टूडेंट्स, एक कम्युनिटी है ये। तो आपकी जो कम्युनिटी है, जो रिसर्च स्कॉलर्स की कम्युनिटी है, उसका हो सकता है पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज हो जाए। और अगर हो सकता है
आप रिजर्वेशन को लेके देखें, इसी तरीके के जो ग्रुप बिहेवियर्स हमको रिजर्वेशन के समय में दिखाई दिए कि कैसे कैसे अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म हो गए और वो कैसे वो पॉलिटिकल उनके पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे सामने आने लगे। यू ऑल नो दैट जो पूरा रिजर्वेशन मूवमेंट है और चल रहा है और चल रहा है। तो इस तरीके के जितने भी हमको जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स अप्रोचेस दिखाई देती हैं वो कहीं ना कहीं ग्रुप बिहेवियर की हैं, जिसको स्टडी करना बहुत जरूरी है अगर हम रियल पॉलिटिक्स को स्टडी करना चाहते हैं रिसर्च के माध्यम से। ये इन दोनों ग्राहम वालास और आर्थर बेंटले का मेन फोकस था। तो यहाँ पर देखिए इन लोगों ने एक नेचर ऑफ स्टडी को शिफ्ट किया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस से हटाकर बिहेवियर के ऊपर उन्होंने फोकस किया। पूरा पॉलिटिकल साइंस का एक फोकस इन्होंने चेंज किया। तो ये इन दोनों लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है जब हम बिहेवियरल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। उसके बाद एक और नाम इसमें आता है, इस नाम को आप लोगों ने सुना होगा, जिसको पूरा फाउंडर कहा जाता है कि ये फाउंडर थे पूरे बिहेवियरल अप्रोच के, और चार्ल्स ई मैरियम। और इन्होंने इनफैक्ट जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे शिकागो स्कूल की बात कर रहा था, जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थिंकिंग है, उसका फाउंडर इनको कहा जाता है। इन्होंने वो पूरा एक ग्रुप क्रिएट किया था जिन्होंने पूरी पॉलिटिकल साइंस का रूप बदला। और जिस एक दिन मैंने और भी आपसे जो जर्नल की बात की थी, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, ये एक ऐसा जर्नल था जिसको शिकागो स्कूल का बेस कहा जाता था, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, जिसने पूरा बहुत अधिक योगदान दिया राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी विचारधारा को फैलाने के लिए। और जो व्यवहारवादी क्रांति है वो इसी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू के माध्यम से आगे सामने आई। इसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा 1921 में जिसका नाम दिया गया है प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, और फिर उन्होंने किताब लिखी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा कि आज पॉलिटिकल साइंस, यानी कि उस समय की बात वो कर रहे हैं 20वीं शताब्दी की, इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि इसमें साइंटिफिसिज्म की कमी है, इसमें वैज्ञानिकता की कमी है। ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। अब तक क्या हो रहा था कि इसको एक दर्शन की तरीके से लिया जा रहा था पॉलिटिकल साइंस को। इट वाज मोर लाइक ए पॉलिटिकल फिलॉसफी, बट ही एम्फेसाइज्ड एंड द होल दैट शिकागो स्कूल के जितने ये नाम हैं, they emphasize that political science is not a philosophy, it is a science. It is a science means it has its own methods of study and it has its own objectives. इसके उद्देश्य हैं, इसका एक वैज्ञानिक तरीका है अध्ययन करने का। इसी तरीके की बात कैटलिन ने की, इनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं। इनकी किताब थी साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स 1927 में, जिसमें उन्होंने पावर पॉलिटिक्स पे बहुत देखी। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा, और आगे भी जाके ये बात लास्वेल की जो किताब का नाम इसमें आगे दिया है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936 में। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं इन किताबों के नाम, इनको आपको एकदम याद होना चाहिए। सर चार्ल्स मेरियम की बुक का नाम बता दीजिए। क्या कह रहे हैं सर? बोले चार्ल्स मेरियम की बुक का नाम क्या था सर? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925। जी सर जी। आप लोगों को स्लाइड दिख नहीं रही है क्या? सर विजिबल है, विजिबल है सर। ये स्लाइड्स मैं आपके गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर दूंगा। आफ्टर द क्लास मैं इसको शेयर कर दूंगा। बाकी लोगों का स्टडी मटेरियल आ रहा है आपका गूगल क्लासरूम, या नहीं आ पा रहा है शायद? नो सर, किसी का शेयर नहीं हुआ, बस आप ही का लेक्चर, उसमें आप ही का दिया हुआ पीडीएफ पड़ा हुआ है। ओके, मैं बोल दूंगा सब लोगों से। तो ये जैसे हु गेट्स व्हाट, इन लोगों ने क्या कहा, ये बात कैटलिन ने भी कहा, ये बात लास्वेल ने भी कहा कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, एनी वन ऑफ यू कैन टेल, आज हम कैसे परिभाषित करते हैं राजनीति को? बताइए, आप में से कोई बताइए। सर स्टडी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। हाँ, देन व्हाट इज पॉलिटिक्स? राजनीति क्या होती है? Basically the struggle for power. हाँ, वेरी गुड। सत्ता के लिए संघर्ष, या दूसरे शब्दों में कहें जिसको और विचारक हुए आर के मार्टिन, जिनका नाम आगे जाके आपका जिक्र आएगा, उन्होंने इस बात को
सॉरी आर के मार्टिन ने, रॉबर्ट ए डाहल ने जब अपनी मॉडर्न एनालिसिस ऑफ पावर किताब लिखी तो मॉडर्न एनालिसिस ऑफ पावर में उन्होंने डिफाइन किया कि जो शक्ति है ये बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी को डिनोट करती है। आज हम साइंटिफिकली कैसे कह सकते हैं कि किस व्यक्ति के पास ज्यादा शक्ति है, किसके पास कम शक्ति है? तो अगर हम सत्ता के संघर्ष को राजनीति कह रहे हैं या शक्ति की प्राप्ति को हम राजनीति कह रहे हैं, तो हमको ये मापना, हमारे पास ऐसे मापदंड होने चाहिए कि किसको हम अधिक शक्तिशाली दूसरे से कह सकें। तो जो व्यक्ति, उन्होंने बड़ा अच्छा उसको डिफाइन किया है कि जो व्यक्ति जिस सीमा तक किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता हो उस सीमा तक उसके पास शक्ति है। जैसे उन्होंने उसकी बड़ी फेमस उनकी लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि A has got power over the B to the extent that A can influence the behavior of B irrespective of the wishes of B। कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को उसकी इच्छा के विपरीत प्रभावित कर सके, किस सीमा तक वो प्रभावित कर रहा है उस सीमा तक हम उसको कह सकते हैं कि उसकी शक्ति है। हो सकता है कि एक राजनीतिक दल चाहे अपने नेताओं के कारण, चाहे अपनी विचारधारा के कारण, चाहे अपनी कार्यशैली के कारण आम जनता को, जो हम ग्रुप बिहेवियर कह रहे हैं, उसको चेंज करने में किसी दूसरे राजनीतिक दल की अपेक्षा अधिक सक्षम हो जाती है तो वो सत्ता की प्राप्ति कर लेती है। तो यही उसका मापदंड है कि किस सीमा तक दूसरे को हम प्रभावित। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने इस तरह से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत अधिक फोकस किया और पावर पॉलिटिक्स के ऊपर इन लोगों ने, पॉलिटिकल बिहेवियर के स्टडी के ऊपर इन लोगों ने बहुत अधिक जोर दिया। कैटलिन, मैरियम ने तो साइंटिफिक मेथड्स पे जोर दिया और कैटलिन और लासवेल ने पावर पॉलिटिक्स की स्टडी पर विशेष बल दिया। अब इन सबको जब आप देखेंगे बिहेवियरल इवोल्यूशन को, तो कुछ उसके हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो इन लोगों की बातें सामने आई और जो आगे भी आएंगी, तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को ये मैंने यहाँ पे आपको लिखी हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मॉडर्न अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच इन चीजों पर फोकस करती है। एक तो पहली बात बिल्कुल साफ है कि दीज अप्रोचेस ट्राई टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एम्पिरिकल डेटा। जो हम एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी है, जो फैक्ट्स है, उसी के बेसिस पर ये सारे अपने रिजल्ट्स निकालते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये केवल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स या हिस्ट्री, जो चीजें देखिए ट्रेडिशनल फेज में हो रही थी, ये हिस्टोरिकल एनालिसिस हो रही थी, कंपैरेटिव एनालिसिस हो रही थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी हो रही थी, ये उससे बियॉन्ड जाती हैं और ये पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करने का प्रयास करती है। जैसे ही हम कहते हैं कि ह्यूमन पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं मॉडर्न मेथड्स, वैसे ही ये इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है। हम किसी भी मानव व्यवहार को अध्ययन करने के लिए, राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन करने के लिए हमको अर्थशास्त्र का सारा, उसके आर्थिक, इकोनॉमिक बिहेवियर, उसका इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक कारकों को देखना पड़ेगा, हमें मनोवैज्ञानिक कारकों को देखना पड़ेगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मनोविज्ञान किस तरीके से राजनीतिक व्यवहार के एनालिसिस में सहायक होता है? बताइए, एनीबॉडी? कैसे मनोविज्ञान के बारे में कुछ बताइए। आपने सुना है कि मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल अप्रोचेस भी पॉलिटिकल साइंस में हैं? कोई सुनी है ऐसी अप्रोच या थ्योरी के नाम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में या बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस थ्योरी में? डिसीजन मेकिंग अप्रोच का नाम सुना है आप लोगों ने? किसकी थी? हर्बर्ट साइमन भी था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और क्या थी बताइए साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी? क्या होती है? व्हाट इज डिसीजन मेकिंग थ्योरी? कि कोई भी जो नीति निर्माण के, या जिसको डिसीजन कहते हैं, नीति निर्माण के जो शीर्ष पर बैठा है, वो डिसीजन कैसे ले रहा है।
तो एक तो उसमें कम्युनिकेशन थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी नाम आपने सुना होगा, कार्ल ड्यूश की कम्युनिकेशन थ्योरी, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आप लोगों को सब पढ़नी पड़ेंगी। अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में शायद ये थ्योरीज हैं नहीं जो होनी चाहिए। गेम थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये 3 थ्योरीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, ये आपको जरूर अलग से पढ़ना चाहिए। गेम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, और देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो इस पे आपके लेक्चर्स हम अरेंज जरूर कराएंगे। तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या कहती है? डिसीजन मेकिंग थ्योरी में यह है कि बहुत सारे फैक्टर्स तो होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स, जिनको दिमाग में रखकर कोई व्यक्ति निर्णय लेता है। जो शीर्ष पर, मान लीजिए हमारी कैबिनेट है, उस कैबिनेट का भी एक नेता है, मान लीजिए आपने कहा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री निर्णय ले रहा है, प्रधानमंत्री सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अफेयर्स, सबसे ऊपर वो बैठा हुआ है, वो कुछ निर्णय ले रहा है। तो उस निर्णय लेने में परिस्थितियां और कारक तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि वो व्यक्ति की सोच कैसी है ना। हो सकता है कि मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ना होती तो इमरजेंसी ना लगती, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ना होता। हो सकता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो सर्जिकल स्ट्राइक ना होती। तो कौन सा था एक दूसरा, वो एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, एक दो हुए थे ना, दूसरा क्या था उरी उरी हम हाँ, जो उरी वाला हमला जो हुआ था, जो उस पे किया था, एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो की थी, वो ना होती। एयर स्ट्राइक की तो सर्जिकल स्ट्राइक थी, अच्छा वो अलग अलग थी, दोनों अलग अलग थी। तो वो स्ट्राइक्स ना होती, यानी कि एक व्यक्ति की सोच कैसी है, चाहे वो जो जो टॉप ऑफ द अफेयर्स पे बैठा हुआ है, वो कैसे निर्णय ले रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जैसे ही हम किसी व्यक्ति विशेष की सोच और मानसिक स्थिति की बात करते हैं तो हम साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज हम जब पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं नई पॉलिटिकल साइंस में, नए राजनीति विज्ञान में, तो हम केवल ट्रेडिशनल थ्योरीज का सहारा नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम व्यक्ति के राजनीतिक सोच और राजनीतिक व्यवहार का भी ले रहे हैं। वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो सकता है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। पुतिन क्या सोच रहे हैं, पुतिन ने क्या सोच रखा है यूक्रेन के बारे में। हो सकता है पुतिन अगर रशिया के हेड ना होते, रशिया के प्रेसिडेंट ना होते, तो आज वो स्थिति यूक्रेन वॉर की ना होती। तो ये डिपेंड करता है, तो हम लोगों को इस एंगल से भी आज पॉलिटिकल एनालिसिस को देखना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी तरीके से हम सब लोग साधारण रूप से जानते हैं कि जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, फॉर एग्जाम्पल वी नो, ऑल ऑफ अस नो दैट कास्ट, रिलीजन, क्लास, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, क्षेत्र, रीजन, कल्चर, लैंग्वेज, ये सारे फैक्टर जो सामाजिक फैक्टर्स हैं, ये किसी देश की राजनीति को अत्यंत प्रभावित करते हैं, हम सब लोग जानते हैं। और आज की इलेक्टोरल बिहेवियर जिसकी हम बात करते हैं, जब हम मतदान व्यवहार की बात करते हैं, तो मतदान व्यवहार इन कारकों से अत्यंत प्रभावित होता है, चाहे वो आर्थिक कारण हो, इकोनॉमिक बेसिस हो, चाहे कास्ट हो, चाहे क्लास हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे रीजन हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कम्युनिटी फीलिंग्स हो, ये सब बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। और जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो उनके लीडर्स हैं, वो इन सारे सोशल फैक्टर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो आज अगर हम पॉलिटिकल साइंस को समग्र रूप से या राजनीति को समग्र रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम केवल एक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके नहीं कर सकते, बल्कि हमको सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, इन सब विषयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये एक जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस उभर कर सामने आई, या जिसको हमने बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस का, वो इसको
इसको इम्पोर्टेंस देती है। क्या हुआ ये हमारे, ये आपको स्लाइड्स दिख रही है मेरी? यस सर। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है? जी यस सर। सर। इसमें बहुत छोटी दिखने लगी सडनली। चलना बंद हो गई है। ओके, आई एम स्टॉप करके इसको दोबारा से शेयर करता हूँ। ये सर दोबारा शेयर कर दिया, हमें सही हो जाए। विजिबल हुई आपको? यस सर। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके क्रिटिसिज्म पे हम लोग बाद में आएंगे, इस पे भी हम बाद में आएंगे। कुछ स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई हैं, ये है। ओके, नाउ एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके नाम से पूरा ये पॉलिटिकल थ्योरीज, ये बिहेवियरल रिवॉल्यूशन जाना जाता है, वो है डेविड ईस्टन का नाम। हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों ने इसको सुना होगा, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, और इसमें उन्होंने पूरा एक बहुत साइंटिफिक तरीके से बिहेवियरलिज्म को या व्यवहारवाद को डिफाइन किया था। और आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि 8 उन्होंने, जिसका आज हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। आपसे मैं पूछूंगा एक एक चीज के बारे में, आप लोग क्या जानते हैं। थोड़ा डिस्कशंस भी होते रहना चाहिए, खाली मोनोलॉग ना रह जाए। तो डेविड ईस्टन ने इन 8 पॉइंट्स को इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ बिहेवियरलिज्म कहा। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि ये इसके 8 आधारशिलाएं हैं, जिसको हम कह सकते हैं ये मानसिक आधारशिलाएं हैं व्यवहारवाद की। और पूरा व्यवहारवाद इन 8 पॉइंट्स पर टिका हुआ है, जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। पहला उन्होंने कहा रेगुलरिटीज, निरंतरता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निरंतरता। आप में से अगर कोई बोलना चाहे, बताना चाहे, तो इस पे बताते रहिए, वरना मैं तो डिस्कस करूंगा ही। व्हाट इज रेगुलरिटी इन बिहेवियरलिज्म, बताइए। लोगों को व्यवहार को सर निरंतर जानना। क्या होना चाहिए? लोगों के There is व्यवहार को सर not much variation in behavior. क्या बोले अमित कुमार जी? नहीं समझ में आया, फिर से बताइए एक बार। There is not much variation in the behavior. नहीं, ये नहीं मतलब हुआ। लोगों के व्यवहार के साथ निरंतर स्टडी करना कि वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। निरंतरता का मतलब ये है यहाँ पर कि हमें ये खोजना है, व्यवहारवाद या जिसको हम साइंटिफिसिज्म कहते हैं, वैज्ञानिकवाद कह रहे हैं, हमें वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से ये खोजना है कि क्या कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो निरंतर चलते चले आ रहे हैं, उसकी थ्योरीज को डेवलप करना। मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च के माध्यम से या अध्ययन के माध्यम से हम अल्टीमेटली थ्योरीज को बिल्डअप करते हैं। थ्योरीज का मतलब होता है जनरलाइजेशन, जनरलाइज्ड पैटर्न्स। उन पैटर्न्स को, उन पैटर्न को हिंदी में कहेंगे कि जो पैटर्न का मतलब हुआ कि जो चीज एक क्या कहेंगे पैटर्न को? एनीवन कैन डिफाइन पैटर्न? जो चीज में निरंतरता हो वो एक पैटर्न बन जाता है। फैशन का एक पैटर्न होता है। आपने कहा जीन्स पहनना है, तो एक जीन्स पहनने का एक चलन चल गया, तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में जीन्स एक पैटर्न है, एक फैशन पैटर्न है, यानी कि जिसको हम जनरलाइज कर सके। तो ऐसे समाज में राजनीतिक पैटर्न्स को खोजना,
फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आज अगर हम ये कहें कि कास्ट हैज बीन एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन इलेक्टोरल बिहेवियर, समझ में आया बात? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जाति मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। इट इज एन स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट, ये कथन मैंने आपको कहा। अब जब मैंने आपसे ये कथन कहा कि जाति मतदान व्यवहार को निरंतर प्रभावित करती है, तो ये कहां से आ गया? ये बात कैसे आई उभर कर? कोई बता सकता है? इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पहले ये बताइए। कोई ऐसा है जो उसको नहीं मानता है आप में से कि जाति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है? मेरे ख्याल से सभी मानते हैं इस बात को। यस सर। यस सर। क्यों मानते हैं? मैं भी मानता हूं, लेकिन क्यों, हम लोग क्यों मानते हैं बताइए। क्योंकि सर हमने हिस्ट्री में ऐसा देखा हुआ है, जिस तरह से पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हुए आ रहे हैं। कहाँ से देखा आपने? आपने कितनी जगहों पे देखा जाके? कितने चुनाव में आप गए? कितने रिजल्ट्स आपने एनालाइज किए? इस बात को आपने क्यों? सर हमें ये बचपन से मैं देखते आ रहे हैं कि जो लोग होते हैं वो समाज में कहीं ना कहीं अपनी जातियों से प्रभावित होते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी जाति का जो नेता वो आगे बढ़ेगा तो हमें भी आगे लेके जाएगा। लाइक जैसे बिहार के अंदर मोस्ट ऑफ जो अहीर होते हैं वो मोस्टली लालू को ही वोट देंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि लालू जो है हम पिछड़ों को आके लेके जाएगा, आरजेडी को देगा वोट। तो इस तरह से चाहे वो विकास करे या ना करे, बड़ी एक फीलिंग अटैच कर जाती है हमारी कि हमारी जाति वाला हमें सोसाइटी में एक दबदबा, एक डोमिनेशन प्रोवाइड करे। कि आप जो बोल रहे हैं ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, आपने ऐसा समाज में देखा है। यस सर। हो सकता है आप बिहार तो गए नहीं होंगे। नो सर। तो आपको कैसे पता बिहार में? सर यूपी में भी एग्जाम्पल है। यूपी में आप कितनी जगह कहीं देखने? ये देखा है, हमारे यहाँ दूध वाले आते हैं, वही बोलते हैं आप वोट देना इनको, उसके बाद देखना सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी पूरी थ्योरी जो है वो दूध वाले के कहने पर डिपेंड कर रही है? नहीं सर, बाकी और भी लोगों को देखा है, कई फ्रेंड्स हैं और मतलब जो हमारे टीचर्स हैं स्कूल्स में, उनसे भी मिले तो उनका भी व्यू पॉइंट यही रहता है कि यार ये आ जाएंगे तो फिर हमारा तो निकल पड़ेगा, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कह रहा हूँ। ये बहुत रिसर्च का बहुत महत्व सर जैसे सर जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसको बहुत गहराई से। हाँ बताइए। हाँ सर, जैसे जो मंत्रिमंडल में है जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व देना, या जैसे प्रदेश अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति किसी कास्ट विशेष से करना, और जो एक सोशल इंजीनियरिंग सर जिसको बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि जाति का जो इम्पैक्ट है वो बना हुआ है पॉलिटिक्स में, और जबकि और मजबूत होता जा रहा है सर 2014 के बाद से इधर थोड़ा सा जाति की राजनीति कमजोर है। हमारे जो विशेष टिप्पणीकार हैं क्या नाम है? रजनी कोठारी। अच्छा, चंद्रभान जी की क्या राय है इसमें? कहाँ है चंद्रभान जी? सर हम तो, आपकी क्या राय है चंद्रभान जी इसमें? सर जैसे हमें जानकारी नहीं है ज्यादा, तो हम मौन रहना पसंद करते हैं सर, और जानकारी होगी तो जरूर बताएंगे सर। आप ये बताइए कि क्या जाति का रोल होता है राजनीति में? बराबर सर, बिल्कुल होता है सर। हम सब लोग इस बात को मानते हैं, और हम लोग ये बात मान रहे हैं कि राजनीति में जाति की भूमिका है। ये बहुत सारे चीजों से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं। जैसे पूर्वा ने कहा कि हमने दूध वाले से बात की, या किसी ने कहा कि साहब, विवेक ने कहा कि हमने बिहार के पॉलिटिक्स को स्टडी किया। किसी ने कहा कि हमने जो है वो साहब देखा कि किस तरीके के नीतिगत निर्णय लिए गए, सोशल इंजीनियरिंग का नाम लिया रितेश ने मेरे ख्याल से, कि किस तरीके से जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनाया गया, या सभी जातियों को साधने की कोशिश की जाती है जब मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तो उसके अंदर, या जो टिकट का बंटवारा होता है उस टिकट के बंटवारे में भी जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, या जब कोलिशन गवर्नमेंट्स या जब कोलिशन
दलों के आपस में गठबंधन होते हैं तो उस गठबंधन में भी जाति को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये एक चीज है। इसके अलावा आपने बहुत सारे स्टडीज करी, जैसे आपने बहुत सारे टीवी में इस तरह का देखा, आपने अखबारों में देखा, और एक रिसर्च स्टूडेंट होने के नाते आपने बहुत सारी इस प्रकार की रिसर्चेस को भी पढ़ा, ऐसा माना जाएगा। इस तरीके के जिन लोगों ने, विद्वानों ने, प्रोफेसर्स ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने जो रिसर्चेस की और जो रिसर्चेस विभिन्न जर्नल्स के अंदर, शोध पत्रिकाओं के अंदर प्रकाशित हुई, जिसमें जिसमें जिसको सिफोलॉजिस्ट कहते हैं, जो जो चुनाव का अध्ययन करते हैं, ऐसे विशेषज्ञों का जो डेटा इकट्ठा किया गया, बहुत सारी संस्थाएं हैं, CSDS का नाम आपने सुना होगा, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, या बहुत सारे अब तो न्यूज चैनल्स भी अपना डेटा इकट्ठा करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं, वो सब आपने सुने और उस सब के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय राजनीति में जाति एक बहुत अधिक प्रभावकारी कारक है जो चुनावी राजनीति को निरंतर प्रभावित करता है। यही निष्कर्ष निकला ना हम लोगों की बात का। जैसे ही हम लोगों ने ये सेंटेंस यूज किया तो हमने एक थ्योरी बिल्डअप करी, हमने एक सिद्धांत बनाया। क्या सिद्धांत बनाया? कि सिद्धांत यह हुआ कि हमारे अपने रिसर्चेस के बेसिस पे एक जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट आया, एक सामान्य कथन सामने आया जो निरंतरता है, जिसमें जो हमें हर चुनाव में, चाहे वो चुनाव ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो चुनाव MP का चुनाव, हमें हर जगह उसमें वो निरंतरता दिखाई दे रही है कि जाति की अपनी एक भूमिका है। तो ये पहली बात है जो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में बताई, रेगुलरिटी। यानी कि हम जो मॉडर्न स्टडी कर रहे हैं, हम ऐसे तथ्यों को, कथनों को खोजें अपने रिसर्च के माध्यम से जो जिनमें निरंतरता हो। हम फार्मूला दें, जैसे मैथ्स में हम कहते हैं 2 + 2 = 4, इसमें एक निरंतरता है। हम कहीं भी कैसे भी गणित में जोड़ें, 2 और 2 4 हम कहेंगे। उसी तरीके से अगर हम भारतीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि जाति चुनाव को प्रभावित करती है, चाहे वो चुनाव कहीं का भी कैसा भी हो? अगर हम ये कहने में सफल हैं अपनी रिसर्च के माध्यम से, तो हमने एक साइंटिफिक स्टेटमेंट दिया। ये पहली बात डेविड ईस्टन ने अपनी एनालिसिस में की, जिसका मतलब होता है डिस्कवरेबल जनरलाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटीज। हम उन निरंतरताओं को, यूनिफॉर्मिटी को डिस्कवर करते हैं थ्रू रिसर्च। यही काम आपको करना है, इसलिए मैंने आपको इतना जोर देकर इस बात को एक्सप्लेन किया कि आपको भी अपनी रिसर्चेज में यही करना है। ऐसे ऐसे फैक्ट्स को खोजना है जो हमें हर जगह दिखाई दें। हालांकि इस पे अटैक किया गया। आप जानते हैं कि व्यवहारवाद के बाद एक और फेज आया। क्या था वो? इसको हमने कहा उत्तर व्यवहारवाद नहीं, उत्तर आधुनिकवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म जिसकी चर्चा आगे जाके हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म में इसको अटैक किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी चीज परमानेंट, निरंतर नहीं होती है, वो चेंजेबल होती है, समय और परिस्थिति के अनुसार वो चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या हम कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, क्या कोई एक निरंतरता उसमें ढूंढ सकते हैं? बताइए, कोई बता सकता है? अगर आज हम बात करें कि क्या हम कोई थ्योरी ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि छात्र राजनीति का कोई एक शाश्वत सिद्धांत है? हम नहीं कह सकते। छात्र राजनीति समय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। तो ये पहला रेगुलरिटी पॉइंट। दूसरा क्या है? सेकंड क्या दिख रहा है आपको? वेरिफिकेशन। आपको स्लाइड दिख रही है ना? यस सर। दूसरा है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? हिंदी में क्या कहेंगे? सत्यापन। सत्यापन का मतलब क्या हुआ? सत्यापन। आपकी एक ओरिजिनल मार्कशीट है, आप उसको सत्यापित कराते हैं, है ना? अगर वो उसकी आप 20 कॉपी बनाएं
तो 20 में सत्यापन उसी ओरिजिनल से होगा, यानी कि उसी के समान होगी वो। तो यानी कि क्या होता है कि जो भी रिजल्ट हमारे सामने आया, तो डेविड ईस्टन ने ये बात की कि जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, जो भी शोध कार्य हम कर रहे हैं, जो भी किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हम अपने स्टेटमेंट्स को, जो भी हमने अपने रिजल्ट्स दिए, उसको टेस्ट करने की स्थिति में हों कि दूसरा आदमी भी जब चाहे तो उसको टेस्ट करे तो वही रिजल्ट आए। अगर हम कहें कि मेरे कमरे में 4 पंखे लगे हैं, तो एनीबडी कम एंड वेरीफाई इट कि हाँ इसमें 4 ही पंखे लगे हैं, कोई उसको 5 पंखे नहीं कहेगा। तो यानी कि जो भी हम अपने रिसर्चेस में रिजल्ट्स या जो पॉलिटिकल प्रोसेस के, ये साइंटिफिक स्टडी का एक तरीका है, अगर हम दे रहे हैं, अगर हमने साइंस में कहा कि इस समय 32 डिग्री टेम्परेचर है, और अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है 32 डिग्री टेम्परेचर को अध्ययन करने का, तो कोई भी आए अपना इंस्ट्रूमेंट लेके, अगर उसका इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है तो वो 32 डिग्री निकलना चाहिए। ये वेरीफाइबल होता है। यानी कि वॉट एवर डेटा वी आर कलेक्टिंग, अब होता क्या है प्रैक्टिकली कि जो रिसर्चर है या जो साइंटिफिक मेथड्स में जो एक कमी उभर कर सामने आई, आगे जाके आप देखेंगे, वो कमी यही आई कि जो रिसर्चर्स थे या जो पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रहे थे, स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने डेटा को रिलायबल नहीं बनाया। जब आपका डेटा रिलायबल नहीं होगा तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। रिलायबल का मतलब क्या है कि जो हम जिस डेटा को हम यूज कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज कर रहे हैं, अगर वही हमारा गलत होगा, अगर हम टीडीएस पानी में नाप रहे हैं, अगर हमारी टीडीएस नापने की मशीन ही गलत है, तो हम सही रिजल्ट्स कैसे दे पाएंगे, वेरीफाइबल रिजल्ट्स कैसे दे पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है, डेविड ईस्टन ने कहा, कि हम वेरिफिकेशन, अपने जो हम भी रिजल्ट्स दे रहे हैं उसको हम वेरीफाई कर सकें। उसके लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टडी है, जिस माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं, वो रिलायबल हो। वो आगे जाके आप, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको रिसर्च मेथड्स में भी पढ़ाई जाएंगी, जो इसी पर बेस्ड है, डेविड ईस्टन के कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। रिसर्च मेथड्स में ये सब, कि कैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे मेजरमेंट के तरीके हैं, वो रिलायबल और वेरीफाइबल हो। वही चीज देखिए तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा, क्या है तीसरा, क्या है, टेक्निक्स। हम कैसे इकट्ठा कर रहे हैं डेटा। आपको पता नहीं रिसर्च मेथड्स में ये पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, कि डेटा को इकट्ठा करने के कौन कौन से तरीके हैं, ये भी पढ़ाया गया है कि नहीं। सैम्पलिंग की बात हुई है कि नहीं अभी? नो सर। हाँ नो सर, नहीं सर, अभी नहीं हुई है। अभी रिसर्च मेथड्स में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? सर कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत मतलब उस तरह का है, टफ टाइप में सर, कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो सर पता नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। कुछ बेसिक्स चीजें बताई गई हैं, लेकिन सर बहुत समझ में नहीं आया है सर। थीसिस के बारे में बताते हैं। नहीं, टॉपिक्स क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं ये जानना पहले दिन सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोग को ये पढ़ाया गया था कि किस तरह से आप अपने लिए जो आर्टिकल्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर आप थीसिस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल्स या रेफरेंस की जरूरत होगी, तो वर्ल्ड में हाँ, तो उनको रेफरेंस कैसे आप सर्च कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक अलग बहुत बड़ा एरिया है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कैसे उसको आप करें, कॉर्नवालिस का कांसेप्ट है उसके अंदर, वो हम बताएंगे आपको उसके बारे में भी। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें डेविड ईस्टन ने क्या कहा कि आपको साइंटिफिक मेथड्स अपनाने पड़ेंगे। साइंटिफिक मेथड का मतलब ये होता है कि आप कौन से तरीके से डेटा गैदर, आप लोग जानते हैं कि कुछ प्राइमरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट होता है, कुछ सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट होता है। प्राइमरी सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप किसका कर रहे हैं वो इस पर डिपेंड करेगा। देखिए, सेंसस इंक्वायरी पॉसिबल नहीं होती तो आप सैम्पलिंग के तरीके पे जाते हैं। आप जो सैंपल जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है या नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिस ग्रुप को आप स्टडी कर रहे हैं उसमें कितना स्ट्रेटाज हैं, उसका, जिसको स्ट्रेटिफाइड रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग हम कहते हैं। आपको अपने सैंपल को अलग अलग भागों में बांटना पड़ेगा। हम अगर महिलाओं का अध्ययन कर रहे हैं
मान लीजिए आपने कहा कि हम महिलाओं का अध्ययन कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के अध्ययन के लिए आप कौन सी महिलाओं का सशक्तिकरण देख रहे हैं? आप स्किल्ड महिलाओं का अध्ययन कर रहे हैं कि आप अनस्किल्ड महिलाओं का अध्ययन कर रहे हैं, कि आप अर्बन महिलाओं का अध्ययन कर रहे हैं, कि आप रूरल महिलाओं का अध्ययन कर रहे हैं, आप शिक्षित महिलाओं का अध्ययन कर रहे हैं कि आप अशिक्षित महिलाओं का अध्ययन कर रहे हैं, या इन सब का कर रहे हैं? अगर आप इन सब का कर रहे हैं तो आपको सबके सैंपल थोड़े थोड़े लेने पड़ेंगे, तब आपका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल डेवलप होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेक्निक्स हैं वो कितनी साइंटिफिक हैं। डेविड ईस्टन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस का सही अध्ययन करने के लिए हमको बहुत अधिक साइंटिफिक मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, जिसमें टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस टेक्निक से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। फिर डेविड ईस्टन ने इस बात पर जोर दिया, ये किताब आप मिले कभी तो पढ़िएगा जरूर, फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, बहुत अच्छी, इससे सारा आपका रिसर्च मेथड्स पॉलिटिकल साइंस के क्लियर हो जाएंगे इस किताब से, डेविड ईस्टन की। देखिए, डेटा इकट्ठा करना एक बात है, बट डेटा आपके पास आ गया, रॉ डेटा आ गया, आपने क्वेश्चनर के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से आपने बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया। अब उस डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे? एनालिसिस इज मोर डिफिकल्ट देन गैदरिंग ऑफ डेटा। गैदरिंग ऑफ डेटा इज स्टिल इजियर। आपने एक तरीके से अपना क्वेश्चनर डेवलप किया, स्केलिंग उसमें टेक्निक्स लगाई, मेजरमेंट टेक्निक्स लगाई, आपने एक डेटा को गैदर कर लिया। लेकिन जब डेटा आ गया तो हम उसका विश्लेषण कैसे करेंगे? हम किस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे, जिस सांख्यिकी के माध्यम से, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम एक्यूरेट रिजल्ट्स दे पाए। आज ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हमको रिजल्ट्स देने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, चूंकि अब हम लोग सब कंप्यूटर्स पे ही सब काम करते हैं, अब मैनुअल वर्किंग इज नॉट इजी। आपने 300 लोगों का गैदर, मान लीजिए आपने, आपका सैंपल साइज 300 का था और 300 में आपने मान लीजिए हर एक से 50-50 सवाल पूछे, तो कितने आपका सवाल, कितने वेरिएबल्स हो, कितने सवाल हो गए, कितना आपका केस डेटा हो गया? 50 × 300 15,000 हो गया ना, 50 × 300। यस सर। तो 15,000 तरह के आपके सामने आंसर रिस्पॉन्सेज हैं, उनको आपको एनालाइज करना है। तो मैनुअली तो बहुत मुश्किल लगेगा, तो इसके लिए बहुत सारे पैकेजेस भी आ गए हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपको रिसर्च मेथड्स में बताया जाएगा। SPSS पैकेज आपने सुना होगा, नाम सुना है? यस सर, नाम सुना है। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। मैं लूंगा, उसमें भी आपके क्लासेस रिसर्च मेथड्स में भी लूंगा। मेरी बात हुई है वहाँ, उन लोगों ने रिक्वेस्ट की है, तो मैं आपके क्लासेस उसमें भी लूंगा। तो उसमें क्या है, आप देखिए SPSS पैकेज के अंदर, SPSS पैकेज के थ्रू आप अपने लार्ज डेटा को डालकर और केवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट्स कैसे होंगे? जहां पर आप वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। आप लोग जो जानते हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, है ना, सुना होगा आप लोगों ने नाम, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हुआ, मान लीजिए हमने कहा गरीबी। आप, भारत में गरीबी क्यों है, गरीबी के कारणों का अध्ययन, ये आपके रिसर्च का विषय है। या विकास, चलिए पॉलिटिकल साइंस के टर्म में आते हैं, आपने विकास, डेवलपमेंट की बात की। बताइए आप लोग, विकास किन किन चीजों पर निर्भर करता है? बताइए। एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन। एजुकेशन, वेरी गुड। सर, राज्य में मौजूद आर्थिक संसाधनों पर। आर्थिक संसाधन, वेरी गुड। वैज्ञानिक सोच। हाँ? क्या बोले अमित? जोर से बोलिए, वेदांत आपकी जीवन आवाज नहीं आ रही है। जीवन प्रत्याशा। जीवन सर, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का क्या मतलब?
लाइफ सर वो एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। यस सर। हाँ, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड सर करेगी कि इकोनॉमी बैकग्राउंड आपका हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं वहाँ पे, हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं आपका पर्यावरण कैसा है वहाँ पर। यस सर। तो ये सर विकास पे भी तो ये सर डिपेंड करता है सर। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? ये लेवल ऑफ ये टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक। और कहने का मतलब ये है कि ऐसे आप बहुत सारे विकास के पैरामीटर्स खोज सकते हैं। तो विकास क्या हुआ? विकास अपने आप में कुछ नहीं हुआ। रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, विकास या डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स। यही तो बात हुई ना। विकास स्वयं में कुछ नहीं है, विकास इन फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो विकास इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर which is dependent upon all these variables. So these variables which you are saying, ये आर्थिक संरचना कैसी है, भौतिक संरचना कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल स्थितियां कैसी हैं, पर्यावरण कैसा है, चिकित्सीय सुविधाएं कैसी हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है, एम्प्लॉयमेंट का स्तर कैसा है, जागरूकता लोगों में कैसी है, ये सब जब हम फैक्टर्स को, वहाँ की भौगोलिक स्थितियां कैसी हैं, वहाँ के वैदेशिक आयात निर्यात कैसा है, इन सब फैक्टर्स को जब हम मिला देते हैं तो एक विकास की कल्पना हमारे सामने आती है। कमिटमेंट लोगों का कैसा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लोगों में कैसी है, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, गवर्नेंस कैसी है ना, प्लानिंग कैसी है, बजटिंग कैसी है, जब इन सारे फैक्टर्स को मिला देते हैं तो एक विकास का प्रारूप हमारे सामने आता है। तो ये जब हम देखेंगे, जब हम ये स्टडी इन वेरिएबल्स को करेंगे तो वो एनालिसिस का पार्ट हो जाता है। फिर हम हर वेरिएबल का विश्लेषण करेंगे। तो यही डेविड ईस्टन ने कहा कि जो टेक्निक्स हैं डेटा को इकट्ठा करना और उस डेटा को सही ढंग से अध्ययन करना। हमने बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टडी कर लिया, लेकिन हम उनकी रिलेशनशिप को अगर प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये उन्होंने एक बात, वही बात क्वांटिफिकेशन इसी से स्पष्ट हो जाती है। फिर वैल्यू फ्री, देखिए ये पूरा आपको बताया, जो पूरा मूवमेंट आया, जो बिहेवियरल मूवमेंट जिसको हमने डेविड ईस्टन का कहा, वो इसी से उभर कर सामने आया। वैल्यू फ्री, ये हम जो स्टडी कर रहे हैं, आपको पिछले लेक्चर में भी शायद मैंने इस बात की थी कि हम किसी पूर्वाग्रह से कोई राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन ना करें, हमारे मन में कोई वैल्यू फ्रेमवर्क पहले से ना हो, क्या होना चाहिए ये हम पहले से मानकर ना चलें। क्या है, what should be should not be our objective, what it is, जिसको फैक्ट्स वर्सेस वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, कि हम फैक्ट्स पर फोकस करें, हम तथ्यों पर फोकस करें जो हमारी एम्पिरिकल रिसर्च से सामने आ रहे हैं। उसमें क्या होना चाहिए वो नहीं, वो किसी आइडियोलॉजी से हम प्रभावित ना हो, ना हम आदर्शवादी, ना व्यक्तिवादी, ना साम्यवादी, ना राइटिस्ट, ना लेफ्टिस्ट, है ना कम्युनिटेरियन, किसी भी हम विचारधारा से प्रभावित ना होकर हम वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें, वैल्यू फ्री होकर अध्ययन करें। ना तो हम अपने व्यक्तिगत मूल्यों को उसमें डालें, ना हम कोई सामाजिक मूल्यों को उसमें डालें। हो सकता है कि आज हमारे मूल्य से, मान लीजिए, अब आप धर्म के हिसाब से देख लीजिए, एक धर्म कहता है कि एक विवाह होना चाहिए, दूसरा धर्म कहता है कि एक पुरुष के 4 विवाह तक हो सकते हैं, है ना ऐसा। हिंदूज कहते हैं एक विवाह हो, जबकि मुस्लिम्स कहते हैं कि नहीं, बहुविवाह भी परमिटेड है। तो हम किसको ठीक मानेंगे बताइए। तो ये वहां की परंपरा और संस्कृति पर आधारित हो गया ना। एक कहता है कि हम सब मृत्यु के बाद उसको जलाएंगे, दूसरा कहता है नहीं कि हम उसको जमीन में दफन करेंगे। हम किसको ठीक माने? एक तीसरा कहता है कि नहीं साहब हम चील कौओं को खिला देंगे डेड बॉडी को। हम किसको ठीक माने? तो ये अलग अलग, हम किस वैल्यू पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, हम किस मूल्य की बात कर रहे हैं।
ये हमको इससे हटकर अपना अध्ययन करना है, हमें किसी मूल्य को उसमें बीच में नहीं मानना है, हमें उसके केवल साइंटिफिक एनालिसिस देनी है। तो ये सब चीजें, इसके बाद 7वां पॉइंट देखिए इसमें दिया हुआ है कि प्योर साइंस। प्योर साइंस का मतलब होता है कि हमको थ्योरेटिकल डिडक्शंस निकालने हैं और हमको इस स्थिति में अपने रिजल्ट्स के आधार पर पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करना है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है और उसका एक समग्र व्याख्या प्रस्तुत करनी है, यानी कि उसको एक साइंस के रूप में, एक विज्ञान के रूप में, जहां पर हम कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे सकें, वो हमको पॉलिटिकल साइंस में डेवलप करना है। और इंटर डिसिप्लिनरी होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये 8 मेन पॉइंट्स थे जो डेविड ईस्टन ने अपनी किताब में, जिसका नाम था ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 में जो पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने इसको इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म का, और पूरा जो व्यवहारवादी क्रांति राजनीतिक विज्ञान में आई वो इन्हीं के बेसिस पर आई। और उन्होंने कहा कि जब हम इस तरीके से कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, तभी हम एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक व्याख्या कर सकते हैं और एक रिलायबल थ्योरी हम जनरेट कर सकते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि रिसर्च केवल डेटा एनालिसिस और डेटा गैदरिंग का नाम नहीं है। रिसर्च में आपको जनरलाइज्ड पैटर्न्स निकालने हैं, जिसको हम थ्योरी का नाम देते हैं। हमको कुछ सामान्य कथन प्रस्तुत करने हैं, जो वही बात डेविड ईस्टन ने भी इस बिहेवियरिज्म में अपने इसमें कही। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यू सी कि ये सब जो बिहेवियरल अप्रोच आई, उसमें पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक बनाने की कोशिश की गई और इसके माध्यम से ये कहा गया कि हम कुछ भविष्य की घटनाओं को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं, तो हम जिस तरह से घटनाएं हुई, मान लीजिए उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जिस तरीके से कोल्ड वॉर शुरू हो गई सुपर पावर्स के बीच में, बाइपोलर वर्ल्ड बन गया, तो उस तरीके का जो विश्व बन रहा है, या जो उस समय आप जानते हैं कि जो कॉलोनीज डेवलप हो रही थी, जिस तरीके से शोषण हो रहा था, जो बड़े बड़े देश थे वो छोटे देशों का शोषण कर रहे थे, उन समस्याओं से, उस तरीके की समस्याओं से, या रंग भेद इस तरीके से फैल रहा था पूरे विश्व में, उस तरीके की राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से हम कैसे निकल सकें बाहर, इसके बारे में भी कुछ साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पर हम पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। ये बिहेवियरल अप्रोच की कुछ मेरिट्स थी। लेकिन हुआ क्या, बहुत बड़ा आलोचना बिहेवियरलिज्म के में शुरू हो गई। अब वो आलोचना क्या थी? वो आलोचना ये थी कि जब ये डेविड ईस्टन का जो पूरा मूवमेंट आया, जिसके पीछे और लोगों के नाम भी हमने आपको बताए, तो एक होड़ लग गई। होड़ क्या लग गई? पॉलिटिकल साइंस को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक बनाने की। अब इस बात की होड़ लग गई कि हम कैसे दिखाएं कि हम बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक तरीके अपनाकर पॉलिटिकल स्टडीज कर रहे हैं या पॉलिटिकल प्रोसेसेस का अध्ययन कर रहे हैं। ये होड़ आपको दिखाई देगी खास तौर से जो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच का जो समय है, जो 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक 20, 25, 30 साल, 40 साल का समय है, इसमें आपको दिखाई देगा कि अगर आपको मौका मिले तो अगर आप अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, जिस जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, या उस तरीके के और जर्नल्स के आर्टिकल्स को आप देखें, तो ज्यादा से ज्यादा इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि हम कैसे अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएं। और ऐसा करने से हुआ क्या कि पॉलिटिकल साइंस अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई। मूल उद्देश्य क्या थे? हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने बीए से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान ही नहीं बल्कि एक कला भी है। पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते हैं? बहुत बेसिक सी चीज हम लोग पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ओनली अ साइंस बट आर्ट। हम इसको कला क्यों कहते हैं, बताइए? शासन की कला है कि मतलब शासन कैसे चलेगा और इस तरह से, जैसे प्रजा का कल्याण है कैसे किया जाए, जो जैसे कौटिल्य की अवधारणा है, मनु की अवधारणा है, प्लेटो का
फिलोसफर किंग है, तो उसकी यानी सर कि बात। आप वापस आप व्यवहार परंपरावाद की बात करने लगे ना। सर मूल्यों का जो आलोचना है सर, जैसे उन्होंने डेविड ईस्टर ने जो कहा था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में कि मतलब जो शायद 1969 में हुआ था, तो उत्तर व्यवहारवाद जब आया तो उसमें मूल्यों को भी इन्होंने शामिल किया है ना। उसमें हम आगे आएंगे। अभी हम जी उसी सर। की बैकग्राउंड हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, उसी की बैकग्राउंड, वहां पे आने से पहले के माहौल को हम स्टडी कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों उत्तर व्यवहारवाद की बात, क्योंकि उनको लगा कि व्यवहारवाद जिस तरीके से प्रोग्रेस किया वो अपने उद्देश्य से भटक गया। व्यवहारवाद विज्ञान के मकड़ जाल में फंस गया। राजनीतिक वैज्ञानिक केवल इसमें लग गए कि हम विज्ञान में राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को कैसे अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाएं, लेकिन किस दिशा में हम ले जाएं राजनीति को, हमारा उद्देश्य क्या है, उससे हम भटक गए। हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि एक हम आदर्श राज्य को स्थापित कर, एक ऐसे राज्य को स्थापित कर सकें जिसमें सब लोग खुश हों, सब लोग सुख और शांति से रहें, एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां पर मानव अधिकारों का कोई शोषण ना हो, जहां पर हर व्यक्ति का जो कुछ, जिसको हम कह सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि कई तरीके के मूल्य होते हैं। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक मूल्य कहलाते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज। यूनिवर्सल वैल्यूज में कभी भी कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता है। यूनिवर्सल पॉलिटिकल वैल्यूज भी होते हैं। यूनिवर्सल पॉलिटिकल वैल्यूज में यही जिसके मानव अधिकार की हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को उसके जीवन की सुरक्षा हो, व्यक्ति में अच्छे संबंध हो, व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करे, व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसको कोई मना नहीं करेगा, कोई भी विचारधारा हो वो इस चीज को मना नहीं करेगी। तो हम लोग उस एक अच्छे आदर्श समाज की, राज्य की स्थापना हो, उस दिशा से भटक कर व्यवहारवाद में केवल विज्ञान के मकड़ जाल में फंस गए। और ये माना, डेविड ईस्टर ने स्वयं भी ये स्वीकार किया कि जब मैंने वैल्यू फ्री की बात की थी तो वैल्यू फ्री की बात ये थी कि हम रिसर्च करने में वैल्यू फ्री हों, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमको समाज को एक दिशा प्रदान करनी पड़ेगी। वही जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, जो परंपरावादी विचारकों ने जो काम किया कि हमको समाज को एक दिशा प्रदान करनी पड़ेगी, हमको एक और रास्ता दिखाना पड़ेगा, अंधेरे में दिया दिखाना पड़ेगा। अगर समाज में कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के समाधान के कुछ सार्थक सुझाव देने पड़ेंगे। हम केवल 2 और 2 4 कह के अपनी बात समाप्त नहीं कर सकते। ये मैथ्स में तो हो जाता है 2 और 2 4, लेकिन विज्ञान क्या है? राजनीतिक अध्ययन में विज्ञान क्या है? विज्ञान उद्देश्य है कि विज्ञान माध्यम है? माध्यम है सर। वैज्ञानिक पद्धति एक माध्यम है, एक मीडियम है, लेकिन हम लोगों ने इसको एंड बना लिया, इसको उद्देश्य बना लिया कि जिसका जितना वैज्ञानिक अध्ययन होगा उतना ही अच्छा है। विज्ञान तो, उन्होंने व्यवहारवाद को नकारा नहीं, लेकिन ये कहा कि व्यवहारवाद को या वैज्ञानिकता को केवल एक हम माध्यम के रूप में स्वीकार करें और इसके बियॉन्ड जाकर हम कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करें जो सार्वभौमिक राजनीतिक उद्देश्य है, उसके लिए हम काम करें। तो ये एक चीज थी जो हमें इसमें दिखाई देती है, जो इसका क्रिटिसिज्म हुआ। और इसके आप जानते हैं कि इसके क्रिटिसिज्म की वजह से ही खासतौर से 1960 के बाद एक नया मूवमेंट हमको दिखाई देता है, जिसको हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म या उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। 1957 में देखिए इसमें एक जिक्र हुआ है, लियो स्ट्रॉस ने अपना आर्टिकल लिखा जिसका नाम था व्हाट इज पॉलिटिकल फिलॉसफी, और जहां पर उन्हें 1957 में जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने इस डिबेट को प्रारंभ किया जो कि बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट एक मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया, लियो स्ट्रॉस। और उसके बाद कुन्स का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग कहीं देखिएगा या पढ़िएगा, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1962 में, जहां से देखिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म की शुरुआत होती है। क्या कहा इन्होंने
He had promoted the view that significance of scientific method lies in its capacity of problem solving and crisis management, not in its methodological sophistication. क्या मतलब हुआ इसका? समझ सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि कुंस ने क्या कहा? कुंस वाला कंसेप्ट जरूर आप पढ़िएगा और इसको खूब ढंग से इसको किताबों से और नेट से आप पढ़िए कि कुंस के कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा वही बात जो अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि साइंटिफिसिज्म से, वैज्ञानिकता से हम अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली विज्ञान भी क्या करता है? विज्ञान भी तो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए कार्य कर रहा है ना। पहले हम लोग केवल पंखे में रहते थे, पंखे के बाद हम लोगों को कूलर आ गया, कूलर के बाद हम लोगों का एसी आ गया। तो जो विज्ञान ने प्रगति की, पंखे से कूलर, कूलर से एसी, ये मानव जीवन को आराम देने के लिए प्रयास था ना। पहले भाप का इंजन होता था, फिर कोयले का इंजन हुआ, फिर उसके बाद बिजली का इंजन हुआ, इलेक्ट्रिक इंजन हो गया। अब तो और भी आगे कुछ इलेक्ट्रिक से भी हो सकता है आगे कुछ इंजन आ जाए, हो सकता है कि वो सोलर एनर्जी से ट्रेन चलने लगे। तो विज्ञान भी लगातार प्रगति कर रहा है मानव जीवन को आगे ले जाने के लिए। वही कुंस ने कहा कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल साइंस का या सोशल साइंसेस का भी उद्देश्य जो है वो समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान होना चाहिए, केवल वैज्ञानिकता उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस चीज को मैं समाप्त कर दूं। इसके बाद डेविड ईस्टन जिनकी बात की, इन्होंने अमेरिकन कन्वेंशन की भी बात हो रही थी 1969 में, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो वार्षिक अधिवेशन था उसमें उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की पहली बार, और उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से व्यवहारवाद ने प्रगति की, ऐसी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। उनके दिमाग में व्यवहारवाद को लेकर एक अलग कल्पना थी। व्यवहारवाद को उन्होंने एक पद्धति के रूप में माना था वैज्ञानिकता को, लेकिन उनको लगा कि इस व्यवहारवाद या वैज्ञानिकता की होड़ में राजनीति विज्ञान अपने पथ से भटक गया है और मीन्स जो हैं वो एंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि जो अध्ययन करने के तरीके हैं वो अध्ययन के उद्देश्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इससे बहुत असंतुष्ट हूं, और तब उन्होंने जो है वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात की जो उभर कर सामने आई। हम लोग इसको कंटिन्यूड रखें या अब अगले टर्न के लिए छोड़ दें? सर पोस्ट बिहेवियरलिज्म नेक्स्ट टर्म के लिए, क्योंकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म में कई सारी चीजें हैं जो हमको डिस्कस करनी है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बाद एक तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म थोड़े समय में डिस्कस होगा, उसके बाद थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस, जो मॉडर्न थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस है वो क्या है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बाद, वो भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। मेरे ख्याल से इसको हम लोग आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं, इफ यू ऑल एग्री। यस सर। ओके सर। ओके सर। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ बताइए। पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा फर्क है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पोस्ट बिहेवियरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज नॉट ए स्टेप बैक टू ट्रेडिशनलिज्म, पहली बात आप समझिए। बहुत लोगों से ये कंफ्यूजन होगा, जब अगले टर्न पे हम आपको बताएंगे कि उत्तर व्यवहारवाद को कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब ये परंपरावाद में वापस जाने की बात। ये परंपरावाद में वापस जाने की बात नहीं है। जो उत्तर व्यवहारवाद है ये व्यवहारवाद का एक कदम आगे है, यानी कि इसने वैज्ञानिकता को नकारा नहीं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने उसमें मूल्यों का समावेश किया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज इक्वल टू बिहेवियरलिज्म प्लस ट्रेडिशनलिज्म। ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म हो गया, बाकी बातें डिस्कस डिटेल में बताएंगे। और पोस्ट मॉडर्निज्म एक अध्ययन करने का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीका है। पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि वी आर लिविंग इन ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी, हम एक बहुसांस्कृतिक समाज में रह रहे हैं। हमारा समाज, कोई भी समाज, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी विश्व की सोसाइटी हो, वो एक सी नहीं है। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये मॉडर्निज्म के अगेंस्ट आया है, वो दोनों अलग चीजें हैं। मॉडर्निज्म ने ये कहा था कि हम
ग्रैंड नैरेटिव्स बना सकते हैं। ग्रैंड नैरेटिव का मतलब होता है साधारण शब्दों में कि हम कुछ सामान्य परिभाषाएं दे सकते हैं, हम कुछ सामान्य सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। वो सामान्य सिद्धांत सार्वकालिक होंगे, हर जगह होंगे, लेकिन क्या ये संभव है? बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिवेश में, बहुसंस्कृतिवाद में, मल्टीकल्चरल की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी सिद्धांत सार्वकालिक सार्वभौमिक नहीं हो सकता। तो पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहता है कि हमको समाज को जिस परिस्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें जाके देखना पड़ेगा और तब हमें प्रॉब्लम सॉल्व कर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि गरीबी की परिभाषा भारत की अलग हो, अमेरिका की गरीबी हो सकता है अमेरिका का गरीब भारत के रईस से ज्यादा अच्छा हो, है कि नहीं इस बात ये? तो गरीबी की क्या कोई हम एक डेफिनेशन मान के अध्ययन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको उस परिस्थिति विशेष में जाना पड़ेगा, उस सामाजिक परिवेश विशेष में जाना पड़ेगा और छोटे छोटे सिद्धांतों का निर्माण करना पड़ेगा। और वो सिद्धांत भी परमानेंट नहीं होंगे। नो थ्योरी इज परमानेंट, थ्योरी इज कंटिन्यूअस चेंजेबल। सिद्धांत निरंतर परिवर्तनशील होते हैं जो समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। और तब हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे सिद्धांतों का जो एक सीमित समय के लिए होंगे वो निर्माण करना पड़ेगा। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है। पोस्ट मॉडर्निस्ट बड़े बड़े सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता है। हम लोग बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म postmodernism believes in that nothing exists as objective reality. It varies with perception to perception and situation to situation. Very good. ये आपने बहुत टेक्निकल उसकी, इस पे हम लोग आएंगे कि कोई एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं होती, एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, ये वहां पर जाकर हमको देखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रियलिटी जैसी कोई चीज नहीं, ठीक है ना? Okay, so I am ending the class. Okay, Wish sir. you all the best for your next class. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।